परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा चल रही है। किन परिस्थितियों में समास होता है और किन परिस्थितियों में नहीं होता है, उसके ऊपर चर्चा की गई। तो उसमें कुछ विचारणीय तो नहीं है कि नहीं का। फिर आगे बढ़ते हैं, आज समाज के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार। एक श्लोक लिख करके मैंने ग्रुप में डाला है, अभी सभी के देखने में वो आ रहा होगा। आचार्य जी हमारे में नहीं आया जी, आ गया। जो नंबर मेरे पास जुड़ा हुआ है इस ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप में डाला हुआ है। संभव है ये श्लोक कुछ लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। जी, दिख रहा है, ग्रुप में दिख रहा है। हाँ, द्वंद्वोहम विगुश्चास्मि तथापि में व्ययी भावः तत्पुरुष कर्म धारय येना हमस्याम बहुव्रीहि। किसी वैयाकरण कवि ने इस श्लोक को बना करके प्रचलित कर दिया है। कुछ समासों के नाम इसमें दिए हुए हैं। रोचक शैली में इसको प्रस्तुत किया जाता है। एक दंपति है, पति पत्नी, गृहस्थ में जैसा कि होता ही है। तो जो पत्नी है वो अपने पति देव से इन शब्दों में कुछ निवेदन कर रही है कि द्वंद्वो हम, द्वंद्व कहते हैं युगल को, जोड़े को। द्वौ द्वौ, दो दो, हम दोनों हैं। द्वंद्वो हम विगुश्चास्मि, और द्विगु में यदि बहुव्रीहि समास करेंगे तो द्वौ गावौ यस्य सह द्विगु, ऐसा बनेगा। पंचगु आदि शब्द बनाए होंगे लोगों ने। तो द्वौ गावौ यस्य सह द्विगु, हम दो हैं और दो गौएं भी हमारे पास हैं। तथापि में व्ययी भावः, व्ययी भाव का मतलब होता है व्यय का होना, कुछ खर्च करने के सामर्थ्य वाला होना। और यहाँ पर है अव्ययी भाव, माने हम दोनों हैं, हमारे दो गौएं भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ हैं हम। तो तत्पुरुष, तत् माने तो, हे पुरुष कर्म धारय, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म धारण करो। ये न, जिससे कि अहम मैं श्याम हो जाऊं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि यस्य सह या यस्या सा बहुव्रीहि, बहुत धन धान्य वाली मैं हो जाऊं। ऐसे ये साहित्यिक भाषा में समासों का नामोल्लेख इस श्लोक में किया गया है। तो द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि, इन समासों के नाम इसमें साहित्यिक भाषा में दिए गए हैं।
स्मरण करने की दृष्टि से अच्छा है। अब हम अष्टाध्यायी के आधार पर वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी, तत् मने तो आपने किया ना? तत्, हाँ जी, तत् अव्यय है एक, तो जैसे अर्थ में आ जाता है। तत् माने तो, पुरुष, हे पुरुष, कर्म धारय, कर्म धारण करो, कर्म करो, ये न जिससे कि अहम मैं श्याम हो जाऊं, बहुव्रीहि हो धन वाली। तो ऐसा कुछ कर्म करो जिससे कि हमारे घर में पर्याप्त धन धान्य हो जाए। तो इसमें कुछ समासों के नामों का उल्लेख किया हुआ है। कल जैसे कि चर्चा की गई थी, मुख्य रूप से 5 विभाग हैं समासों के। उसमें भी अधिकतम जो प्रयोग में आने वाले हैं वो 4 हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। केवल समास भी है लेकिन स्वल्प प्रयोग वाला है। केवल को केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई नाम नहीं। अष्टाध्यायी पुस्तक सभी के पास होगी, उसके आधार पर हम समासों का परिचय या वर्गीकरण देखने का प्रयास करेंगे तो सरलता से समझ में आ जाएगा। अष्टाध्यायी में द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद निकाल लें, सभी के पास होगी। अष्टाध्यायी आरंभ में मंगाई गई थी, सभी के पास होगी। इसमें अष्टाध्यायी के आधार पर केवल परिचय नाम से हम करा देंगे, बाकी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। जब ग्रंथ के आधार पर, आर्ष ग्रंथ के आधार पर इस वर्गीकरण को हम समझ लेंगे तो शीघ्रता से ये बुद्धिगम्य हो सकता है। अष्टाध्यायी खोल लें और द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद निकाल लें। प्रथम सूत्र पर चर्चा हम कर चुके हैं, समर्थ पद विधि। अब देखिए, जो द्वितीय सूत्र है, सुबह मंत्रिते परांगवत स्वरे, इसमें पहला जो पद है वो है सुप। आमंत्रिते परांगवत स्वरे, ये बाद में 3 पद और हैं। तो यहां से सुप शब्द की अनुवृत्ति चलती है, या कह ले अधिकार चलता है। अनुवृत्ति या अधिकार शब्द वैयाकरणों के पारिभाषिक जैसे हैं ये, बाकी व्यवहार इनका सभी भाषाओं में होता है। हम भी करते हैं, लौकिक स्तर पर और शास्त्रीय स्तर पर भी होता है। इसको इस रूप में समझ लें कि जो सुप शब्द है यहाँ पर, इसका संबंध आगे के सभी सूत्रों में लगेगा। समर्था पद विधि को तो जैसे हमने समझा था, संपूर्ण शास्त्र में इसके कारण से व्यवस्था होती है। बाकी सुप शब्द का जो अधिकार है, संबंध है, आगे के 2 पादों में लगेगा। और देखिए, तीसरे सूत्र में समासः है, कडारा समासः। कडार शब्द आया हुआ है द्वितीय पाद के अंत में। कडारा है ना, द्वितीय पाद के अंत में कडारा कर्म धारये। तो उसी को यहाँ पर अवधि के रूप में लिया है। प्राक माने पहले,
से पहले पहले समासः, समासः शब्द का संबंध लगेगा। माने यहां से आरंभ करके द्वितीय पाद के अंत तक समासों के विषय में चर्चा की जाएगी। तो सुप शब्द द्वितीय सूत्र से चलेगा, समासः तृतीय सूत्र से हो गया, और चतुर्थ सूत्र में है सह सुपा। सह कहते हैं साथ को, जिन्होंने संस्कृत का थोड़ा अभ्यास किया है वो जानते हैं, और सुपा जो है ये सुप शब्द का तृतीय एक वचन है। अब देखिए जो चौथा सूत्र है उसके अंदर दो शब्द पहले सूत्र से आ गए, एक तो सुप आ गया और एक समासः आ गया। अब चौथे सूत्र का स्वरूप क्या बन गया? सुप सह सुपा समासः। सुप सह सुपा समासः, क्योंकि दो शब्द ऊपर से आके यहां बैठ गए, प्रत्येक सूत्र में बैठते चलेंगे। तो जो केवल समास बनता है वो यही बनता है। वहां कहा जाता है कि सुप माने सुबंत। सुप एक प्रत्यय है, यह प्रत्यय समुदाय है, और जहां प्रत्यय का ग्रहण करके कोई कार्य किया जाए वहां तदंत का ग्रहण होता है। वह प्रत्यय है अंत में जिसके, उसका ग्रहण होता है। तो सुप का तात्पर्य हो गया सुबंत, और सुपा का तात्पर्य हो गया सुबंत के साथ। तो अर्थ क्या बन गया सह सुपा का? सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। जो केवल समास की चर्चा की जाती है ना, वो यही होता है। अब यहाँ नाम कुछ नहीं है, बस कह दिया इन्होंने सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। और वो कोई भी सुबंत हो सकता है। आर्ष कन्या गुरुकुल से क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। आचार्य जी सुपा का अर्थ क्या होता है? सुपा, सुप एक प्रत्याहार है जिसमें 21 प्रत्यय आते हैं, और सुपा शब्द तृतीया का एक वचन है। जैसे देवदत्तेन सह गच्छति, तो देवदत्तेन तृतीया है, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया विभक्ति होती है, तो अर्थ हो जाता है देवदत्त के साथ जाता है। वैसे यहाँ पर अर्थ होगा सुबंत के साथ। सुपा का अर्थ हो गया सुबंत के साथ। सुप माने सुबंत का समासः, समास होता है। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। जी कामिनी जी। नमन आचार्य जी। मैं जो समझी हूँ, मैं ये जैसे तीसरा जो सूत्र है तृतीय सूत्र में प्राक कडार समास है, कभी कडार जो पीछे लास्ट का जो सूत्र है आखिरी अंत है उसमें सभी में मतलब समास शब्द लगेगा, लेकिन जो सुप भी है वो भी साथ साथ लगेगा दूसरे सूत्र के हिसाब से सभी में आगे आने वाले। ये जितने पदों की चर्चा की जा रही है वो सारे के सारे दोनों पादों में जाएंगे, सुप में भी और समास में भी। सुप सह सुपा समास, ये चारों पद आगे दोनों पादों में चलेंगे। ठीक। और यहाँ चतुर्थ सूत्र में भी ये चारों शब्द हो गए, ऊपर से दोनों शब्द भी आ गए, वो सुप भी आ गया और समास, ये समासः भी आ गया। तो केवल समास यहीं पर बनता है। भूतपूर्व आदि है ना, पूर्वम भूता भूतपूर्व, और भी हैं इसी प्रकार के कुछ शब्द, लेकिन थोड़े से। अब मुख्य जो समास प्रकरण है वो आगे आरंभ होता है। देखिए पहला 5वां सूत्र है हमारा अव्ययीभावः। हाँ जी तरुणा जी बोलिए। आचार्य जी यहाँ पे ये इसको केवल समास को फिर मुख्य इसमें क्यों रखा गया है? इसको गौण भी तो रख सकते थे, क्योंकि ना ही तो इसकी कोई मतलब वैसे संज्ञा है और ना ही इतना प्रयोग मिलता है इसका।
यह समास मुख्य है, ये किस आधार पर आपने कहा? ना वैसे गिना था ना आचार्य जी कि जैसे 5 मुख्य समास लेते हैं हम, 4 लिए थे। हाँ, नहीं, चार मुख्य हैं जिनके की नाम भी रखे गए हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे उपलब्ध होते हैं जो इन चार के अंतर्गत नहीं आ पाते जी उनको कहाँ रखें, तो उनको इनसे बाहर रख दिया। वो तो परिशिष्ट जैसा है, अपेंडिक्स जैसा है बहन जी। जी जी आचार्य जी, हाँ, धन्यवाद। बच्चे कुछों को इकट्ठा कर दिया वहां पर, तो ऐसा है वो। अब देखिए पहला समास कौन हो गया जी हमारा? अव्ययी भाव, जो कि पंचम सूत्र अष्टाध्यायी सभी ने खोल रखी होगी, तो वर्गीकरण हमें समझ में आ जाएगा। आगे फिर लिख भी लेंगे, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, अष्टाध्यायी पर कुछ संकेत करना हो तो कर सकते हैं, कापी में हम अलग से लिखा देंगे। अच्छा, अब यहां से लेकर के अव्ययीभाव समास का प्रकरण चालू हो जाता है। अब देखिए पहला सूत्र, छठा सूत्र है अव्ययम, और आगे कुछ अर्थों का निर्देश किया हुआ है। तो यहाँ पर अव्यय जो शब्द होगा वो पूर्व पद होगा, और जो अन्य सुबंध होगा वो उत्तर पद होगा। अब 7वें में भी यही स्थिति है, 8वें में भी यही स्थिति है, 9वें में जाकर के स्थिति बदल गई। समास अव्ययीभाव ही चल रहा है, लेकिन यहाँ सुबंत पूर्व पद होगा और अव्यय जो है वो उत्तर पद में चला जाएगा। ऐसे ही 10वें में भी यही स्थिति है। और यहाँ जो 11वां सूत्र है, ये स्थिति फिर बदल गई। अव्यय पूर्व पद में है और सुबंत उत्तर पद में है। 12वें में भी वही स्थिति है, 13वें में भी वही स्थिति है, 14वें में, 15वें में वही स्थिति है। 16वें में एक गण का निर्देश है। इष्टभु आदि कुछ शब्द हैं जो यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं, वैसे वो बहुव्रीहि समास है। कुछ कार्यों की दृष्टि से उनकी अव्ययीभाव संज्ञा चाहिए, इसलिए उनको यहाँ पढ़ दिया है। आगे फिर अव्ययीभाव है, ये संख्या नदीवासियों के साथ है, अन्य पदार्थ में भी अव्ययीभाव दिखाया देगी। तो इस प्रकार से 5वें सूत्र से लेकर के और 20वें सूत्र तक इन 15 या 16 सूत्रों में अव्ययीभाव समास की चर्चा की गई है। 21वें सूत्र से तत्पुरुषः चालू हो गया, और यहां से हम ये कह सकते हैं कि अव्ययीभाव का जो अधिकार था वो चलेगा 20वें सूत्र तक। अब 21वें से नया अधिकार चालू हो गया। अब 21वें सूत्र से, क्योंकि अव्ययी भाव के जगह पर तत्पुरुषः चालू हो चुका है, इसलिए जो पहले वाले 4 शब्द थे, सुप, समासः, सह, सुपा, वो तो चलेंगे, लेकिन अव्ययीभाव शब्द यहां रुक जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक नया शब्द आ गया, अब तत्पुरुषः। अब अव्ययीभाव आगे नहीं जाएगा। यहां से लेकर के और द्वितीय पाद में चलेंगे यदि हम, तो द्वितीय पाद में एक सूत्र है शेषो बहुव्रीहि। देखिए 23वां सूत्र है द्वितीय पाद में, 23वां सूत्र है। तो उससे पहले पहले माने त्वाच, यहां तक तत्पुरुषः, तत्पुरुष समासों का वर्णन किया गया है। 21वें प्रथम पाद के 21वें सूत्र से आरंभ करके द्वितीय पाद के 22वें सूत्र तक जो सूत्र हैं उनमें तत्पुरुष समास का ही वर्णन है। अब हम तत्पुरुष समास के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए तत्पुरुष में कौन कौन से हैं। पहला रखा द्विगुश्च, द्विगु भी तत्पुरुष होता है। 23वें सूत्र में
में द्वितीय तत्पुरुष आ गया। 23, 24, 25, 26, 27, 28 इनमें द्वितीय तत्पुरुष, पूर्व पद में द्वितीयांत रहेगा, द्वितीय विभक्ति वाला शब्द रहेगा। तो 23वें सूत्र से लेकर 28वें सूत्र तक द्वितीय तत्पुरुष का प्रकरण है ये। अब आगे 29वें सूत्र में तृतीय शब्द आ गया। वो 4 शब्द पहले वाले चल रहे हैं हमारे, सुप, सह, सुपा, समास। अब देखिए उनका संबंध कैसे लगेगा। सुप प्रथमांत था, अब जैसे 23वें सूत्र में द्वितीय शब्द है, ये भी प्रथमांत है, और इनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध हो जाएगा। द्वितीयांतम सुबंतम और शितातीत प्रतिपन्न, ये प्राप्तापन्न, ये तृतीया का बहुवचन है, इसके साथ में सुपा का संबंध लग जाएगा। इत्येतै सुबंतै सह, है ना, इन सुबंतों के साथ समास होता है और वो तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष जो है संज्ञा के रूप में चल रहा है। ऐसे ही जो 29वां सूत्र है, यहाँ पर भी सुप, सह, सुपा, समास और तत्पुरुषा, ये 5 पद रहेंगे। तो कैसे बनेगा? तृतीया, तृतीया माने तृतीयांतम सुबंतम, तत्कृतार्थेन गुणवचनेन च सुबंतेन, सुपा चल रहा है ऊपर से, समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कितना सरल है अष्टाध्यायी का अर्थ करना। बस शब्दों में संबंध लगाते चले जाएं और अर्थ होता चलता है अपने से ही। आगे 30 में भी तृतीय तत्पुरुष है, 31 में भी, 32, 33, 34, तो 29 से लेकर के 34 तक तृतीय तत्पुरुष हो गया। 35वें में देखिए चतुर्थी शब्द आ गया, और यहाँ पर भी सुप, सह, सुपा, पुरुषः, समासः, ये 5 पद आ रहे हैं यहाँ पर भी। अर्थ क्या बन गया? चतुर्थी माने चतुर्थ्यंतम सुबंतम, तदर्थादिभिः सुबन्तैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ये चतुर्थी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। चतुर्थी तत्पुरुष का एक ही सूत्र है। आगे आ गया पंचमी, देखिए पद 36वें सूत्र में, तो ये पंचमी तत्पुरुष का हो गया। और वो पहले वाले 5 पद यहाँ पर भी आ रहे हैं, सुपा, उनके अधिकार यहाँ पर भी चल रहा है। तो क्या अर्थ बन गया? पंचम्यंतम सुबंतम, भयेन सुबंतेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ये पंचमी तत्पुरुष हो गया। 35 में भी पंचमी, 38 में भी पंचमी। तो इस प्रकार से 36, 37, 38 इन 3 सूत्रों में पंचमी तत्पुरुष रहा। अब आगे 39वें में देखिए सप्तमी शब्द आ गया। यहां उनको बैठा लिया जाए, प्रत्येक सूत्र में बैठेंगे वो 5 पद, सुप, सह, सुपा, समासः, तत्पुरुषा। शौंडादी एक गण है, कुछ शब्द पठित हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी पूर्वत अर्थ हो जाएगा। सप्तम्यंतम सुबंतम, शौंडादिभिः सुबन्तैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अब देखिए सप्तमी तत्पुरुष जो है ना 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यहां तक चला। 39 से लेकर के 45 तक सप्तमी तत्पुरुष चला। अब आगे आरंभ हो जाता है हमारा कर्मधारय समास 48वें से, और 48वें से लेकर के आरंभ करके और इस पाद के अंत तक ये सारा का सारा देखा जाए तो कर्मधारय समास ही है। इसमें बीच में 3 सूत्र आए,
49, 50 और 51, बल्कि 50 और 51 कहना चाहिए, 49 भी नहीं। मुख्य रूप से 50वां सूत्र है, 51वां सूत्र तो संज्ञा सूत्र है। तो 50वें सूत्र के द्वारा द्विगु समास का विधान किया जाता है ना। कर्मधारय के अंतर्गत ही द्विगु समास भी आ गया। तद्धितार्थोत्तर पद समाहार्य च, ऊपर से दिक् संख्ये का संबंध यहाँ पर लगता है और कहते हैं कि 50वें सूत्र में जो संख्या पूर्वपद वाला समास होगा उसका नाम होगा द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु के अनुसार। और बाकी पाद के अंत तक सारा कर्मधारय का ही प्रकरण है। मयूरभ्यंस्कादयश्च, यहाँ तक ये सारे के सारे कर्मधारय समास का ही है। द्वितीय पाद के आरंभ में एक देशी तत्पुरुष इसको कहा जाता है। नव्य परंपरा वाले प्रथमा तत्पुरुष भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वपद जो है प्रथमा विभक्ति वाला होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सूत्रों में इसका विधान है। छठे में नए शब्द आ गया, ये नए तत्पुरुष हो गया। वो आरंभ वाले पद यहाँ पर भी आ रहे हैं, सुप, सह, सुपा, समासः, तत्पुरुषः, उनका संबंध यहाँ पर भी है। तो नए सुबंतम अन्येन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। इसको हम नए तत्पुरुष बोल देते हैं। जी अर्चना जी कुछ कहना चाहें? आचार्य जी, आपने मयूर व्यंजकादेश के बारे में कुछ बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसको केवल अवधि के रूप में दिखाया था कि मयूर व्यंजकादेश तक कर्मधारय समास का अधिकार है या प्रकरण है। जी। 48वें सूत्र से आरंभ करके पूर्व कालिक से और अंतिम मयूर व्यंजकादेश तक कर्मधारय समास का प्रकरण है, ये बोला था। तो आरंभ के जो 5 सूत्र हैं वो प्रथमा तत्पुरुष के हो गए या एकदेशी कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भेद है उनमें, जब पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। तो छठे सूत्र में क्या है जी, नए तत्पुरुष आ गए। 7वें सूत्र में भी ये तत्पुरुष ही है, ये एक अलग प्रकार का या ईशत शब्द पूर्व पद में रहता है। तो ईशत कडारः कर्मधारय जैसा है। आगे फिर षष्ठी तत्पुरुष चालू हो जाता है। देखिए षष्ठी शब्द आ गया 8वें सूत्र। तो यहाँ पर भी सुप, सह, सुपा, समासः, तत्पुरुषः, तो अर्थ बन जाता है षष्ठ्यंतम सुबंतम अन्येन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। और यहां से लेकर के षष्ठी तत्पुरुष जी माइक बंद हो गया। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेट रुक गया है। अब भी नहीं आ रही गुरुजी।
आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से जुड़ जाइए, शायद हो सकता है आवाज आ जाए। बाहर जाके दोबारा आ जाइए कक्षा में जी। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी जुड़ नहीं पा रहे हैं कक्षा में। आचार्य जी का संपर्क कट गया लगता है। ना हमारी बात सुन रहे होंगे वो, ना हम सुन रहे होंगे।
जी आचार्य जी आ रही है। जी आगे जी जी ठीक है। तो ये 8वें सूत्र जो द्वितीय पाद का है वहां से आरंभ करके और कर्तरि च नित्यम क्रीड़ा जीविकयो 17वें सूत्र तक षष्ठी तत्पुरुष का प्रकरण ही चलता है, 8वें से लेकर के 17वें सूत्र तक। अब आगे 18वें सूत्र में प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष आदि इसमें रहता है, कुगति प्रादयः, और वो चल रहे हैं यहाँ पर भी सुप सह सुपा तत्पुरुष। अब देखिए 19वें सूत्र में उपपद तत्पुरुष आ गया, ये उपपद मति 19, 20, 21, 22 इन 4 सूत्रों में उपपद तत्पुरुष का प्रकरण है ये। अब तत्पुरुष का प्रकरण समाप्त, आगे आ जाता है बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि, यहाँ पर बहुव्रीहि शब्द आ गया है। 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इन सूत्रों में बहुव्रीहि समास का प्रकरण है, 23 से लेकर के और 28 तक। अब 29वें में द्वंद्व समास आ गया, चार से द्वंद्व। तो अब यहां ये अंतिम समास हो गया इस प्रकरण का, द्वंद्व समास। आगे जो सूत्र हैं वे इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिन समासों का हमने पूर्व में 2 पादों के अंदर विधान किया है, उन समासों में पूर्व पद कौन सा रहेगा और उत्तर पद कौन सा रहेगा। पूर्व पद माने जो पहले उच्चरित होता है और उत्तर पद माने जो बाद में उच्चरित होता है, या बाईं ओर लिखा जाने वाला पूर्व पद और दाईं ओर लिखा जाने वाला उत्तर पद, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उपसर्जनम पूर्व, जैसा इसने कह दिया ना, राजदंडादिरूपरम, तो पूर्व पर का निर्धारण इस प्रकरण के द्वारा होता है। पाद के अंत तक यही कार्य है, इस समास में पूर्व पद कौन सा रहेगा और उत्तर पद कौन सा रहेगा। तो इन 2 पदों के जो समास विषयक प्रकरण है वो संभवतः स्पष्ट हो गए होंगे, या किन्हीं को कुछ इसमें विचारणीय दिखता है तो बताएं, फिर आगे कुछ लिखाते हैं। हाँ जी, उसको हम प्रथमा तत्पुरुष कह सकते हैं या एक देशी तत्पुरुष कह सकते हैं। वैसे क्योंकि पूर्व पद जो है ना प्रथमांत रहेगा, यहाँ पर पूर्व पद प्रथमांत रहेगा, है तत्पुरुष का ही भेद। तो ये इस प्रकार से इसको, अब क्या है ना, जो हम लिखेंगे उसमें यदि कुछ संदिग्ध सा भी रहता है किसी के स्तर पर, तो प्रथमावृत्ति पुस्तकें सबके पास हैं और अष्टाध्यायी के अंदर हमने देख लिया है थोड़ा सा, द्वितीय अध्याय के प्रथम और द्वितीय पाद के अंदर। इसके आधार पर प्रथमावृत्ति में जाकर के हम उसको स्पष्ट कर लेंगे विषय को। आचार्य जी द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम 5 सूत्र क्या बताते हैं? द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के जो आरंभ के सूत्र हैं जी, 5 सूत्र, नए के पहले जो
सूत्र है वो क्या बताते हैं? हाँ, उनको कहा जाता है एकदेशी तत्पुरुष अथवा प्रथमा तत्पुरुष। जी जी, तत्पुरुष धन्यवाद। के ही भेद हैं वो। हाँ जी, तो तत्पुरुष के ही भेद हैं वो। तो हमने समास के विषय में सामान्य परिचय भी प्राप्त किया कि कब समास हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। समास होने से पहले कैसे परीक्षण करें और हमारे जिनका समास होना है उनका उन शब्दों का परीक्षण कैसे करें, और समास होने के बाद जो समास हमने किया है वो उचित है या नहीं, इसका परीक्षण कैसे करें, इसको भी जाना। और अष्टाध्यायी के आधार पर समासों के जो भेद हैं उनको भी जाना। अष्टाध्यायी के अंदर वैसे यहाँ तो समास विधान प्रकरण है। पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में समासों से कुछ प्रत्यय होते हैं, समासांता, सूत्र से आरंभ करके और पंचम अध्याय के अंत तक, तो वो भी समास संबंधी प्रकरण है। और छठे अध्याय में प्रथम पाद का जो अंतिम सूत्र है समासस्य, वहां से लेकर के और संपूर्ण द्वितीय पाद, छठे अध्याय का द्वितीय पाद है ना, प्रथम पाद का अंतिम सूत्र समासस्य और छठे ये द्वितीय पाद संपूर्ण, ये समास विषयक स्वरों की व्यवस्था बताता है। इस समास में क्या स्वर प्रधान रहेगा, पूर्व पद में रहेगा कि उत्तर पद में रहेगा कि समास समुदाय में रहेगा, ये एक समास विधि प्रकरण जो कि द्वितीय पाद में है, दूसरा समास संबंधी तद्धित प्रकरण, तद्धित प्रत्ययों का प्रकरण जो कि पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में समासांता से आरंभ करके अध्याय के अंत तक, तीसरा समास संबंधी स्वरों का विधान करने वाला जो कि छठे अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम सूत्र समासस्य से आरंभ होकर के और द्वितीय पाद के अंत तक ये है। बाकी अन्य भी छुटपुट प्रकरण है। अब जैसे तृतीय पाद है, छठे अध्याय का जो तृतीय पाद है वो भी कहीं ना कहीं समास से ही संबंधित है। अलग उत्तर पदे से आरंभ होकर के पाद के अंत तक वहां समास संबंधी अनेक प्रकार के कार्यों का विधान है। कहीं विभक्तियों का लुक नहीं होता, आदर्शन नहीं होता है, कहीं पूर्व पद में दीर्घ होता है, कहीं उत्तर पद में कुछ कार्य है, कहीं उत्तर पद के परे पूर्व पद में ही अधिकतम कार्य है वहां पर। तो वहां पर भी ऐसे एक तरह से ये जो छठे अध्याय का तृतीय पाद है उसको भी हम समास संबंधी ही कह सकते हैं। तो ऐसे ये अनेक प्रकार के कार्यों का विधान समास से संबंधित यहाँ उपलब्ध होता है। जब क्रम से हम इसको पढ़ेंगे तब और स्पष्ट होगा। अभी केवल व्यावहारिक स्तर पर समासों का परिचय हम प्राप्त करेंगे, अधिक गहराई में अभी नहीं जाएंगे। तो हम आरंभ में लिख सकते हैं समासों के प्रकार। एक शीर्षक लिख सकते हैं
हम समासों के प्रकार। ऊपर लिख करके फिर आगे लिखेंगे प्रायः समास 5 प्रकार के होते हैं। प्रायः समास 5 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व तथा केवल समास। तो ये 4 नाम हमने लिख लिए है ना। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और केवल। अब इनमें एक एक का हम वर्णन करेंगे। इन्हीं का माइक खुला हुआ है, अपना अपना माइक ध्यान रखें। एक एक का वर्णन करेंगे। पहले लेते हैं हम अव्ययी भाव। ऊपर अव्ययी भाव ऐसा हेडिंग डाल लें, शीर्षक लिख लें अव्ययी भाव, या अव्ययी भाव हिंदी में लिख लें। जिन समासों में है ना, इसकी एक मोटी मोटी परिभाषा लिख लेते हैं हम प्रत्येक समास। जिन समासों में अव्यय के अर्थ, अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। यहाँ हम एकदम मोटी मोटी परिभाषा लिखेंगे जो प्रायः प्रयोग में आती है। इनकी गहराई में आगे चलेंगे जब क्रमशः अध्ययन करेंगे ना व्याकरण का, तब इन परिभाषाओं से ये होगा कि हम हमारे व्यवहार में जो समास पद आएंगे ना, तो उनके प्रयोगों को हम समझ सकेंगे। तो यहाँ हमने लिखा कि जिस समास में अव्ययार्थ या अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसमें प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन होता है या नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। अव्यय शब्द जी इस साथ साथ में एक एक पंक्ति में, जैसे इस संस्कृत में भी एक जैसे क्या परिभाषा, एक बार वो भी लिखवा देते ना तो शायद ठीक होता है। संस्कृत में लिखना है, इसी का संस्कृत में अनुवाद कर लीजिए। इसी का जो आप हिंदी में लिख रहे हैं उसी को संस्कृत में लिख सकते हैं, है ना। यस्मिन् समासे अव्ययार्थस्य प्राधान्यम भवति सः समासः अव्ययी भाव संज्ञको भवति। एकदम सीधा सीधा लिख ले, कोई जटिलता नहीं। यस्मिन् समासे अव्ययार्थस्य प्राधान्यम भवति सः अव्ययी भाव संज्ञको भवति। अस्मिन् समासे प्रायेण नपुंसक लिंगम एक वचनम च प्रयुज्यते। अभी क्योंकि संस्कृत का सबको अभ्यास नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा संस्कृत से बच रहे हैं। धीरे धीरे संस्कृत को घुसाते चलेंगे जैसे जैसे प्रयोग आते चलेंगे। तो इस परिभाषा को हमने समझ लिया होगा सामान्य रूप से। तो उदाहरण, अब इसमें क्या होता है ना, एक वाक्य और भी साथ में लिख सकते हैं
इस समास में प्रायः अव्यय संज्ञक शब्द पूर्व पद के रूप में होता है या प्रयुक्त होता है। इस समास में प्रायः अव्यय संज्ञक शब्द पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रायः शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं इसके विपरीत भी मिलता है प्रयोग। उत्तर पद में भी अव्यय मिलेगा, जैसा सूत्रों के स्तर पर बताया था। अब देखिए एक दो उदाहरण भी लिखते चलेंगे हम। कुंभस्य समीपम उपकुंभम। कुंभस्य समीपम ये विग्रह वाक्य हो गया और उपकुंभम ये समस्त पद हो गया। अब देखिए यहाँ पर नपुंसकलिंग का प्रयोग है और एक वचन का प्रयोग है। अन्य जिसके लिए प्रयोग हम करेंगे ना, तो वो चाहे जिस भी लिंग विभक्ति वचन से युक्त होगा, लेकिन जो अभिभाव समास है वो नपुंसकलिंग के वचन में है। तो उपकुंभम का क्या अर्थ करेंगे हम? कुंभ के समीप। जो उप शब्द है ये अव्यय है और इसका अर्थ है समीप, सामीप्य को कहेगा ये। अब कहीं कहीं उत्तर पद के रूप में भी आता है, जैसे सुपप्रति आदि शब्द आएंगे। कहीं अधिकतम पूर्व पद के रूप में अव्यय रहता है, बाकी उत्तर पद के रूप में भी आता है। उदाहरण एक बार दोबारा बता दीजिए आचार्य जी। उपकुंभम के बाद जो कुंभस्य समीपम ये आ गया। सुपप्रति, सुपप्रति एक है ना 9वें सूत्र में, सुपप्रतिना मात्रार्थे। सुपप्रतिना मात्रार्थे वहां पर बनेगा सुपप्रति। जी धन्यवाद। अर्थ बनता है यहाँ पर सूप की अल्प मात्रा, सूप की छोटी मात्रा, है ना। जब हम कहेंगे तो इस पतीली में, इस पात्र में सूप माने दाल, दाल की थोड़ी मात्रा है, तो सूप प्रति। आचार्य जी सुप में जो ह्रस्व उकार है, सुप प्रतिना मात्रार्थे में सुप में स पे ह्रस्व उकार है। वहां जो सुप पड़ा हुआ है वो सुप प्रत्यय है, जो प्रत्याहार है ना, सु औजस अम औजस आदि आदि। तो वहां अर्थ बनेगा सुबंतम। सुप का अर्थ है सुबंतम, प्रतिना सह समस्यते। जी जी। तो सुबंत लिया, सूप लिया, जल ले ले, चलिए जल प्रति बना लीजिए। जलम, जल से अल्पा मात्रा जल प्रति ऐसा बना सकते हैं। शाक प्रति, शाक से अल्पा मात्रा शाक प्रति, थोड़ी सी मात्रा में शाक है तो शाक प्रति। या उत्तर पद में प्रति शब्द आ गया, बस इतना दिखलाने में काफी। और बाकी उस प्रकरण में जाके देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण दे रखे, अनेक प्रसंगों में ये अभिभाव समास होता है, तो उसको वहां जाके देख सकते हैं। अपनी ओर से लिख करके भी लाए, ढूंढ करके लाए, नए नए प्रकार से उसको लाए करके। तो अब चलते हैं तत्पुरुष में। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। संस्कृत वाले लिख सकते हैं उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा। संस्कृत वाले जिनको संस्कृत का अभ्यास है वो लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम
उत्तरार्थ प्रधान तत्पुरुषः। अव्ययीभाव समास में क्या लिखेंगे? अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भाव। अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भाव। अव्ययार्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उसको अव्ययीभाव कहते हैं, और उत्तर पदार्थ की प्रधानता जिस समास में होती है वो तत्पुरुष होता है। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। तत्पुरुष क्या है ना, अनेक प्रकार का होता है। जैसा अभी हमने देखा, सबसे बड़ा प्रकरण तत्पुरुष समास का है। प्रथम पाद में भी है और द्वितीय पाद में भी है। द्वितीय पाद का भी आधा ले लिया और प्रथम पाद का भी आधा लगभग ले लिया। तो प्रथम जो विभाग है तत्पुरुष के अंदर वो है विभक्ति निमित्तक तत्पुरुष। विभक्ति निमित्तक तत्पुरुष। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति के आधार पर, पूर्व पद की विभक्ति के आधार पर समास के नाम का निर्धारण किया जाता है अथवा समास का नाम रखा जाता है। है ना? जब हम विग्रह करेंगे किसी पद का तो पूर्व पद में विभक्ति देखेंगे और जो विभक्ति पूर्व पद में होगी वही उसके नाम से ही उस समास का नाम हो जाएगा। तो इसमें जो विभक्ति निमित्तक तत्पुरुष है इसमें अवान्तर विभाग कितने रहेंगे हमारे? 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, 6 रहेंगे। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा वाला विभाग इसमें नहीं आता है, उसको अलग से समझेंगे, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो विभक्ति निमित्तक तत्पुरुष के अंदर 6 विभाग हो गए। कौन कौन से? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ये 7 विभाग इस विभक्ति निमित्तक तत्पुरुष में होते हैं। 6 विभाग। और 7वां है फिर कर्मधारय तत्पुरुष। वो विभक्ति निमित्तक तत्पुरुष से बाहर हो गया, है ना? यहाँ पर है कर्मधारय तत्पुरुष। और फिर आगे है एकदेशी तत्पुरुष। आगे है नए तत्पुरुष। आगे है षष्ठी तत्पुरुष। नहीं, षष्ठी तो हो गया ना, षष्ठी तो हो गया, विभक्ति निमित्तक में आ गया। नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष के बाद है गति तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष। ये मोटे मोटे तत्पुरुष के विभाग है। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। आचार्य जी, हाँ जी। इसमें कुल मिला के फिर इसके तत्पुरुष के 6 भेद हुए ना? विभक्ति, कर्मधारय, नए तत्पुरुष, परादि, गति और उपपद। 12 मोटे मोटे ये भेद हो जाते हैं। और बाकी वो विभक्ति के अंतर्गत आ गए।
जी। 6 जो है वो विभक्ति के अंतर्गत। एक बात। और बहुव्रीहि फिर आ जाता है आगे। बहुव्रीहि में समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। नए पद घटित बहुव्रीहि। समानाधिकरण, व्यधिकरण और नए पद घटित। उसके बाद है द्वंद्व। द्वंद्व के भी 2 भेद कर लेते हैं मोटे मोटे। इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। और अंत में बैठता है हमारा केवल समास। तो स्थूल रूप से इतने विभाग होते हैं जिनका हम प्रायः प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी हैं, इन्हीं के अपवाद आदि के रूप में जब व्याकरण पढ़ेंगे तब उनको देख लेंगे। अभी तो ये जो प्रायः व्यवहार में आते हैं उनके नाम हमने लिखे। अब आगे इनको एक एक करके लिखेंगे और समझेंगे। कल होली खेलनी है कि पढ़ाई करनी है? आज भी आधे लोग हैं, इसका मतलब होली का मूड है सबका। कल का तो होली का है ही आचार्य जी। तो कल होली का अवकाश रख लेते हैं सबका। हाँ जी। ओम आचार्य जी, होली तो क्या मतलब है कि ये दोपहर तक खत्म हो? अरे भाई होली रात तक रहती है। एक दिन का मतलब पठन हो जाएगा। अरे होली का कुमार रहता है आखिर तक, रात तक। आपकी होली दोपहर तक समाप्त हो जाएगी। माताओं की होली देर तक चलेगी। माताओं को अन्य भी कार्य होते हैं घरों में। देर तक कुमार नहीं मरता भाई इनका। हाँ, तो सबका ध्यान रखना है। तो कल का अवकाश कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इस पर जो ठेस चर्चा है वो परसों कर लेंगे। आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। हम लोग परसों होली मना रहे हैं। अब बिहार वालों पर तो कोई नियम लागू होता है नहीं कभी। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। चलिए कोई नहीं, ये उपहास में कहा है, ऐसा नहीं कि बिहार वाले बिल्कुल नियम में नहीं रहते हैं, नियम में रहते हैं। चलिए अभी समाप्त। हाँ जी, ये केवट समास है या केवल समास है? केवल ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। इन सब का विवरण हम लिखेंगे भी और इनको समझेंगे भी, सरल रूप में समझेंगे। चलिए मंत्र पाठ के साथ समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। सभी को जी नमस्ते। मुबारक। सभी को शुभ रात्रि। होली की भी मुबारकबाद दे दो भाई।